वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन सेल कल्चर कंटामिनेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो सेल कल्चर में क्या क्या कंटामिनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं, इनके मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। तो कंटामिनेशन ऑफ सेल कल्चर का क्या मतलब होता है? कंटामिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना। तो कंटामिनेशन ऑफ सेल कल्चर का मतलब होता है अनइंटेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल और द केमिकल इम्प्योरिटीज़ इनटू द सेल कल्चर सिस्टम। जब भी सेल कल्चर में कोई भी अनइंटेंडेड चीज़ आ जाए जो हम चाहते नहीं थे, लेकिन वो चीज़ आ गई और उसने जो भी हमारा सेल कल्चर था उसको ख़राब कर दिया, तो उसको बोला जाता है कंटामिनेशन ऑफ सेल कल्चर। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गलती से इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, ठीक है। कंटामिनेंट्स कैन आउट कम्पीट और हार्म द कल्चर सेल्स लीडिंग टू द अल्टर ग्रोथ मॉर्फोलॉजी एंड द फंक्शन। अभी जो कंटामिनेशन है, कोई भी इम्प्योरिटी अगर सेल कल्चर के अंदर आ जाती है तो ये क्या करती है? तो अगर कोई भी कंटामिनेंट सेल कल्चर के अंदर आ गया तो वो क्या करेगा? सेल जो भी हमारे कल्चर्ड सेल्स हैं उनको हार्म करेगा, ठीक है। उनकी ग्रोथ में रुकावट लाएगा। कैसे? वो अब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे कल्चर के अंदर, वो सेल्स के साथ कम्पीट करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करेगा खुद को ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए वो आउट कम्पीट करेगा या फिर कल्चर सेल्स को ख़राब करेगा, ठीक है। उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मॉर्फोलॉजी में असर आएगा एंड फंक्शन भी ख़राब हो जाएगा। कंटामिनेंट्स इन सेल कल्चर में भी ड्यू टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो जो कंटामिनेंट्स होते हैं ये केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या होती है? इट कैन अराइज फ्रॉम द इम्प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स एंड मोस्ट ऑफन कम्स फ्रॉम द डायरेक्ट इन्वायरमेंट इन द सेल कल्चर एरिया। तो जब भी आप सेल कल्चर करते हो तो हमेशा आपको बोला जाता है कि एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब एसेप्टिक कंडीशन में आपको करना है। बिल्कुल भी आपको हमेशा काम लैमिनर फ्लो के अंडर ही करना है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अगर थोड़ी सी भी कंटामिनेशन होगी तो आपका पूरा का पूरा कल्चर ख़राब हो जाता है। तो जो कंटामिनेंट्स होते हैं कहीं से भी आ सकते हैं। हवा में भी कितने सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है कि एसेप्टिक कंडीशंस में ही आपको कल्चर करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन जो होती है ये इम्प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स की वजह से होती है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से आते हैं सेल कल्चर एरिया में, ठीक है। कॉमन जो बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स देखे जाते हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, माइकोप्लाज्मा आ गया। वहीं मैं केमिकल कंटामिनेशन की बात करूँ तो केमिकल कंटामिनेशन में आपको क्या देखने को मिलता है? सेल कल्चर में एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे या डिटर्जेंट या इम्प्योरिटीज़ जो हमारी मीडिया के अंदर पहले से हो सकती हैं कुछ, ठीक है, सीरा या फिर बाकी मीडिया सप्लीमेंट्स में भी हो सकती है। तो केमिकल कंटामिनेशन इन सब की प्रेजेंस से हो सकती है एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन में आपको ये सब कॉमन कंटामिनेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन किस किस तरह की होती है? तो जैसे मैंने बोला बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स होंगे। तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन में क्या होगा? बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो होती है सबसे कॉमन कंटामिनेशन देखी जाती है सेल कल्चर में। बैक्टीरिया क्या होते हैं? फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्विकली सेल कल्चर्स में फैल जाते हैं। उन सेल कल्चर का पीएच को अल्टर कर देंगे, उनकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अल्टर कर देंगे एंड जो ओवरऑल इन्वायरमेंट होगा वो भी अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अगर कोई भी सेल कल्चर और उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन होती है तो आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हमारे फंगल कंटामिनेशन या फिर जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वो क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है द कल्चर मीडियम बिकम क्लाउडी और टर्बिड ड्यू टू द हाई बैक्टीरियल लोड। तो जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगी, जो भी सेल कल्चर होगा वो क्लाउडी या फिर आपको टर्बिड सा देखने को मिलेगा, क्लाउडी सा हो जाएगा सेल कल्चर। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म कैन कॉज द रैपिड चेंजेस इन द पीएच ऑफन मेकिंग मीडियम मोर एसिडिक और अल्कलाइन। तो जैसे मैंने बोला कि बैक्टीरिया फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फटाफट से पूरे सेल कल्चर में फैल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये पीएच में बहुत जल्दी चेंजेस आता है, तो जिससे ये मीडियम को यहाँ तो बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बेसिक कर देगा। नेक्स्ट इज इन सम केसेस बैक्टीरियल कॉलोनीज में बी विजिबल टू नेकेड आई एज स्मॉल डॉट्स और फिल्म्स। तो कुछ केसेस में आपको कल्चर्स में कुछ बैक्टीरियल की कॉलोनीज भी देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डॉट्स की या फिल्म्स की फॉर्म में, जो आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया अपीयर एज अ स्मॉल रॉड शेप्ड और स्फेरिकल सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफन फाउंड इन द क्लस्टर्स और द चेन्स। तो अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको कुछ स्मॉल रॉड शेप या स्फेरिकल सेल्स दिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कल्चर के अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुई है। नेक्स्ट इज सम बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स कैन प्रोड्यूस अ नोटिसेबल फोल स्मेल इन द कल्चर मीडियम। एंड कुछ बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स क्या करते हैं? सेल कल्चर के अंदर कुछ फोल स्मेल से आपको आने लगेगी, तो इसका मतलब कि कंटामिनेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है फंगल कंटामिनेशन, ठीक है। फंजाई में ईस्ट एंड मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फटाफट से ग्रो करते हैं सेल कल्चर में एंड दे कम्पीट विद द सेल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स
altering the culture conditions. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैं तो yeast appear as individual budding cells or the small clusters. Mold appear as the filamentous structures or fuzzy colonies often in white, green और black color. तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन में क्या था कि जब भी आप माइक्रोस्कोप से देखोगे अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुई है तो आपको सेल्स जो हैं वो स्मॉल रॉड शेप या स्फेरिकल दिखेंगे। इसी तरह से अगर फंगल कंटामिनेशन है उसमें भी अगर यीस्ट प्रेजेंट है तो उसमें आपको बडिंग सेल्स या फिर स्मॉल क्लस्टर्स दिखेंगे। ठीक है, अगर उसमें मोल्ड प्रेजेंट है तो मोल्ड आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेंगे या फजी कॉलोनीज दिखेंगे जो कि वाइट, ग्रीन या ब्लैक कलर की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी कल्चर आपको क्लाउडी और टर्बेट दिखेगा हाई फंगल लोड की वजह से। ठीक है, अगेन जो फंगल मेटाबॉलिज्म होगा वो पीएच को चेंज कर देगा कल्चर मीडियम में। एंड कुछ फंजाई जो होते हैं वो डिस्टिंक्टिव मस्टी या फिर अर्दी स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन होती है तो कुछ फोल स्मेल से प्रोड्यूस होती है। अगर फंगल कंटामिनेशन है तो कुछ मस्टी या फिर अर्दी स्मेल आपको स्मेल करने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन। ठीक है, पहले हमने बैक्टीरियल पढ़ी, देन हमने फंगल कंटामिनेशन देखी, अब हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन। तो माइकोप्लाज्मा वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्मॉल वॉललेस बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, डैट कैन इन्फेक्ट द सेल कल्चर्स विदाउट कॉजिंग विजिबल साइंस ऑफ कंटामिनेशन। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऐसी कंटामिनेशन होती है जहाँ पर कोई भी विजिबल साइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि अगर सेल कल्चर में कंटामिनेशन हो भी गई। बाकियों में तो आपको दिख रहे थे साइंस कि आपका जो पीएच है चेंज हो जाएगा, अच्छा सेल कल्चर क्लाउडी या टर्बेट हो जाएगा, बट इन माइक्रोप्लाज्मा it does not cause any visible signs or it does not cause any visible changes in the सेल कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है अनलाइक बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन माइक्रोप्लाज्मा डू नॉट कॉज टर्बिडिटी और विजिबल ग्रोथ इन द कल्चर मीडियम। जैसा मैंने बोला कि बाकी जो कंटामिनेशन पड़ी उसमें आपको विजिबल चेंजेस देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे आपको कोई भी विजिबल चेंज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज माइक्रोप्लाज्मा टू स्मॉल टू बी सीन विद अ स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से तो आप बाकी वालों को फंगल या बैक्टीरियल को इजीली देख पा रहे थे, बट ये अगर आप स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना तो भी आपको बहुत छोटे दिखेंगे। तो समझ लो कि चेंजेस कितना ही ज़्यादा आपको आप देख सकोगे, माइक्रोस्कोप से इतने छोटे दिख रहे हैं। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। आपको इसका पता कब चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है सेल कल्चर में, जब आप रिजल्ट देखोगे। तो मतलब पूरा आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट तक, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ कंटामिनेशन हो चुकी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आपको कुछ देखने को मिलेंगे जब आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखोगे। एंड इट अल्टर ग्रोथ रेट्स एंड मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ रेट्स में ही चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज वायरल कंटामिनेशन। वायरल कंटामिनेशन में क्या है, वायरस इन्फेक्ट करेगा सेल कल्चर्स को विदाउट कॉजिंग द विजिबल साइंस ऑफ कंटामिनेशन लीडिंग टू द अल्टर्ड सेल बिहेवियर, जीन एक्सप्रेशन एंड पोटेंशियली हजार्डस कंडीशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स viral contamination does not cause any turbidity or visible changes in the culture medium. Some viruses causes observable changes in the cell morphology such as cell rounding, detachment and lysis. तो ये भी कुछ visible changes नहीं दिखाते हैं, बट कुछ viruses होते हैं जो changes दिखा देते हैं, जैसे सेल की morphology में change आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, सेल राउंड हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी, उसका लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्फेक्टेड सेल्स में एक्सिबिट द चेंजेस इन ग्रोथ रेट, मेटाबॉलिज्म एंड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो इन सेल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं जिनमें कंटामिनेशन हो चुकी है उनकी ग्रोथ रेट में, मेटाबॉलिज्म एंड जीन एक्सप्रेशन में कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। एंड जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं दे कैन समटाइम्स बी ऑब्जर्व यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करके कुछ वायरस पार्टिकल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल कंटामिनेशन। केमिकल कंटामिनेशन में क्या होगा कि जब कोई अनइंटेंडेड इंट्रोडक्शन हो जाए हार्मफुल केमिकल्स की सेल कल्चर के अंदर, उसको केमिकल कंटामिनेशन बोला जाता है। ठीक है, जो कि सेल की हेल्थ को, ग्रोथ को एंड एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स में चेंजेस आएगा। ठीक है, केमिकल कंटामिनेंट्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आपके जो केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं, जैसे रिएजेंट्स हो गए, लैब इक्विपमेंट हो गए, लेबोरेटरी इन्वायरमेंट हो गया, कहीं से भी ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, केमिकल यूज टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द लैब इक्विपमेंट that are not thoroughly rinsed away can be toxic to the cells। तो सबसे पहले कंटामिनेशन कहाँ से आ सकती है, रेजिडुअल डिसइंफेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट से। तो जो भी लैब इक्विपमेंट आप क्लीन करते हैं, ठीक है, तो जो भी लैब इक्विपमेंट जिसे आप क्लीन करते हो, जो केमिकल्स आप यूज़ करते हैं उनको डिसइंफेक्ट क्लीन करने के लिए, अगर आप उनको अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो वो भी क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं सेल कल्चर्स के लिए। वो भी कंटामिनेशन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से क्लीन ना किया हो। ठीक है, जिस भी आप केमिकल को यूज़ कर रहे हो उसको आपने अच्छे से रिंस नहीं किया हो। नेक्स्ट इज प्लास्टिसाइजर। जो केमिकल यूज़ किया जाता है प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वो भी कल्चर मीडियम में आ सकते हैं प्लास्टिक लैब। नेक्स्ट इज हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल्स लाइक लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, ये भी सेल्स के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, स्पेसिफिकली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उसके जो बैक्टीरियल सेल वॉल के जो कंपोनेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, उनको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है, जो कि क्या करते हैं, सेल कल्चर को सीवियरली इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ फिनॉल रेड। तो एक पीएच इंडिकेटर होता है जो कल्चर मीडिया में यूज़ किया जाता है, वो भी कभी कभी सेलुलर फंक्शंस को अफेक्ट कर देता है अगर वो हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरम एंड मीडिया कंपोनेंट्स। तो वेरिएबिलिटी एंड इम्प्योरिटीज इन द सीरम एंड मीडिया कंपोनेंट्स कैन इंट्रोड्यूस अनवांटेड केमिकल्स इनटू द कल्चर। तो जो भी सीरम और मीडिया कंपोनेंट्स होते हैं उनमें भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो भी अनवांटेड केमिकल्स जो है वो कल्चर के अंदर ला सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे।